तो जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था कि एबायोटिक प्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कैसे होगा। तो सबसे पहले एबायोटिक प्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल होना जरूरी है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल बनेंगे तभी उसके बाद लाइफ आ सकती है, और ये कम टाइम में ही हो गया। यह एक्सपेरिमेंट जो है साबित कर दिया। ठीक है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स जो है अपीयर जल्दी हो गए, लेकिन टू अपीयर फॉर द इमरजेंस ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल it took a long time in the earth। जैसे मान लो कि आप कहोगे कि यूनिसेल्युलर फॉर्म ऑफ लाइफ इमर्ज हुआ, तो प्रोकैरियोट्स जो हैं वो पहले आए, उसके बाद यूकैरियोट्स आए। ठीक है, पहले क्या आया, बायो माइक्रोमोलिक्यूल आया, फिर बायो मैक्रोमोलिक्यूल आए। बायो मैक्रोमोलिक्यूल आने के बाद क्या हो गया, आरएनए वर्ल्ड हो गया। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस कहते हैं। और एक और हाइपोथेसिस है मेटाबॉलिक पाथवे हाइपोथेसिस। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि मेटाबॉलिक पाथवे हाइपोथेसिस इज आल्सो ट्रू and it was running parallel to the RNA it is supposed to be running parallel with the RNA world hypothesis। तो ये this is not established yet, लेकिन हाँ संभावना है कि मेटाबॉलिक पाथवे से भी आया होगा, फिर आरएनए वर्ल्ड, देन या दोनों मिल करके, देन क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर डीएनए आया। ठीक, और जब आरएनए वर्ल्ड था तो उस समय पेप्टाइड भी का भी अपीयरेंस इमरजेंस हुआ। फिर डीएनए वर्ल्ड, डीएनए आने के बाद देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पर भी एक क्वेश्चन मार्क है कि लिपिड मॉलिक्यूल्स जो है वो कब आए, आरएनए वर्ल्ड के टाइम में ही अपीयर हो गए, ताकि चूंकि आज भी आप देखते हैं वायरस का जीनोम क्या आरएनए है। बहुत सारे वायरस हैं, जैसे अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है उसका भी जीनोम आरएनए है। ओके, तो उस समय भी जो वायरसेस थे उनके जीनोम, कुछ ऑर्गेनिजम्स थे या उनके जीनोम, ऑर्गेनिजम नहीं भी कहें तो उनके जीनोम्स जो थे आरएनए थे। तो आरएनए जीनोम अगर है तो उस जीनोम को भी एनकैप्सुलेट करने के लिए एक मेम्ब्रेन की आवश्यकता होगी। तो आरएनए के साथ साथ जब मेम्ब्रेन का अपीयरेंस हो गया, तो यही आरएनए जो है, आरएनए वर्ल्ड आ गया, अब मेम्ब्रेन आया, तो यही मेम्ब्रेन जो है आरएनए को सर्कुलेट कर लिया, एनकैप्सुलेट कर लिया, उसको एक बाउंड्री में बंद कर दिया ताकि आरएनए सुरक्षित रहे, क्योंकि आरएनए एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इट इज नॉट स्टेबल। बहुत सारे कारण है, आपको बाद में पढ़ोगे और कंप्लीट तो पता चलेगा, बिकॉज आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। ओके, तो और दूसरी बात, आरएनए डीडीऑक्सी नहीं है, डीएनए डीडीऑक्सी है, सॉरी डीऑक्सी है सेकेंड कार्बन पर। तो इस दो और इन वजहों की वजह से आरएनए इज अनस्टेबल। तो ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल अगर आरएनए को रखेगा तो उसे उसके सर्वाइवल, उसका भी सर्वाइवल जो है छोटा हो जाएगा, क्योंकि आरएनए का स्टेबिलिटी खुद छोटा है, कम है डीएनए से। तो क्या हुआ कि एक दूसरा स्ट्रेटजी अपनाया गया, डीएनए का सिंथेसिस हुआ। ओके, बहुत सारे मैकेनिज्म चल रहे हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स तक, समझे। जैसे अर्थ कब आया था, लास्ट क्लास में बताए थे 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, एंड लाइफ एरोज ऑन द अर्थ 3.5 बिलियन ईयर्स अगो एटलीस्ट। क्योंकि पहला फॉसिल जो है, फर्स्ट फॉसिल जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिला है ऑफ द साइनोबैक्टीरिया दैट वी हैव गॉट इज 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। सो दैट मीन्स कि लाइफ जो है कम से कम 3.5 बिलियन साल पहले तो आया ही होगा, उससे पहले का है, उसके बाद का नहीं है, उससे भी पहले का है। और अर्थ आया 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। तो यह 1 बिलियन साल में लगभग 4.6 to 3.5 लगभग 900 मिलियन ईयर्स क्या चलते रहा,
यही केमिकल इवोल्यूशन। ओके, और बायो माइक्रोमोलिक्यूल का अपीयरेंस, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स का अपीयरेंस हुआ, ठीक है। और फिर बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स का अपीयरेंस होने के बाद certain type of biomacromolecules accumulated together, such as अभी आपको बताया हम lipids. When lipids encapsulated RNA, then it became a primitive type of cell, very basic type of cell, which was having an RNA, although it cannot be called a cell in full, but it was a closed system in which self-replicating RNA was present. ऐसा RNA था जो खुद से खुद को बना सकता था, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। वो RNA अपने रेप्लिकेशन का भी एंजाइम खुद ही है, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा रेप्लिकेशन वगैरह, तो आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि RNA वर्ल्ड हुआ, अपीयर हुआ, RNA आ गया। RNA जब एनकैप्सुलेट कर लिया गया, किसके द्वारा? लिपिड्स के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन हुआ कि भैया RNA इज नॉट स्टेबल, तो कुछ ऐसा, क्योंकि इवोल्यूशनरी प्रेशर पड़ रहा है, तो क्या होता है? हिट एंड ट्रायल एंड एरर है, ट्राई करोगे, म्यूटेशंस इज रेडियल, दिस प्रोसेस इज रेडियल प्रोसेस, चारों तरफ हो रहे हैं, हर दिशा में। लेकिन वो वाले प्रोसेसेस सेलेक्ट हो गए जिसमें कुछ एडवांटेज था। तो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहे हैं, बट DNA जो था, इट वाज गिविंग एन एडवांटेज ओवर RNA, ठीक है। तो ऑल्दो इट इज नॉट क्लियर, या गैप है कि DNA कैसे अपीयर हुआ होगा पहले, लेकिन पहले RNA आया, फिर DNA आया। फिर DNA आने के बाद अब DNA सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं, DNA इज नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग, क्योंकि DNA को पॉलीमराइजेशन करने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यही फिर पेप्टाइड जो है मॉडिफाई होते होते सम बिकेम एंजाइम, और उस समय के अर्थ में पहले जो रेप्लिकेशन मशीनरी इवॉल्व हुआ, ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी, ट्रांसलेशन मशीनरी इवॉल्व हुआ, वो सब बहुत ही सिंपल टाइप के थे और डिफरेंट थे आज के रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशनल मशीनरी जो एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, उनसे डिफरेंट थे, और आज वो नहीं मिलते। दैट्स व्हाई वी डू नॉट नो कि उस समय रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शनल, ट्रांसलेशनल मशीनरी कैसा था, स्टिल वी डू नॉट नो। हो सकता है आगे चल के पता लग जाए, लेकिन क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, यही हो सकता है कि पहले, फिर उसके बाद DNA आया, देन पेप्टाइड्स जो पहले से ही चल रहे थे RNA वर्ल्ड के टाइम में, वो पेप्टाइड्स भी मॉडिफाई होते होते कुछ पेप्टाइड्स एंजाइम बन गए, एंड देन DNA रेप्लिकेशन स्टार्टेड। उसके बाद फिर वायरस लाइक सेल, थोड़ा सा मॉडिफाइड सेल, यूनिसेलुलर सेल, और सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल, क्योंकि वायरस कैन नॉट बी कॉल्ड एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, उसको रेप्लिकेट करने के लिए किसी दूसरे सेल में जाना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि उसको सेलुलर मशीनरी चाहिए। वायरस के पास साइटोप्लाज्म नहीं होता है, तो देन इट हैज इवॉल्व्ड, एंड आफ्टर दैट 3.5 बिलियन ईयर्स तक, उसके बाद 3.5 बिलियन ईयर्स से लेकर 2.5 बिलियन ईयर्स, फिर 1 बिलियन साल, यानी 1 बिलियन साल उस समय लाइफ के एराइज होने के पहले, और लाइफ के एराइज होने के बाद 1 बिलियन साल तक क्या चला? प्रोकैरियोट्स लाइफ। 3.5 बिलियन ईयर से 2.5 बिलियन ईयर्स तक प्रोकैरियोटिक लाइफ था। आ रही बात समझ में? नो सॉरी, आई एम मिस्टेकिंग हियर। 4.6, 2.6 and then also सर RNA को DNA में कैसे चेंज करेंगे सर? RNA को DNA में अभी बताते हैं, एक सेकंड में। यूकैरियोटिक life appeared
appeared first. सही बोल रहे थे हम। 2.5 और 2.7 बिलियन ईयर्स ago फर्स्ट यूकैरियोटिक लाइफ अपीयर हुआ। तो यानी 1 बिलियन साल में कितना साल हो जाता है? 10⁹ अभी भी लाइफ फॉर्म्स यूनिसेलुलर ही है, और यह 1 बिलियन साल लग गया प्रोकैरियोट से यूकैरियोट होने में। बस सोचो कितना ज्यादा एडवांसमेंट हुआ होगा। ये प्रोकैरियोट लाइफ से यूकैरियोट लाइफ इज ए बिग लीप। ठीक है, क्योंकि मल्टी सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली बी पॉसिबल इन यूकैरियोटिक सेल। जब तक प्रोकैरियोट था, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं बन सकते थे। ठीक है, होप आपको इतना डिफरेंस पता होगा प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का। वैसे हम आगे आपको बताएंगे इसका डिटेल। आइडिया है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का? नहीं सर। यू डोंट नो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स? अच्छा, अभी पहले आपने क्या सवाल पूछा तो वो फिर से पूछो। आरएनए प्रोकैरियोट्स को में हाँ, आरएनए को डीएनए में कैसे चेंज कर सकते हैं? आरएनए को डीएनए में, आरएनए टू डीएनए। देखो, दिस इज द सेंट्रल डोग्मा। आपको देखो, प्रेजेंट डे व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग दैट क्या हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म से? डीएनए जो है कैन गिव राइज टू आरएनए। डीएनए, इसमें आप ये मत समझना कि डीएनए जो है आरएनए बन जा रहा है। ठीक है, ये बेवकूफी मत करना। डीएनए डीएनए है, उस न्यूक्लियस के अंदर है। अगर यूकैरियोट है तो, अगर प्रोकैरियोट है तो डीएनए जो है सर्कुलर है एंड इट इज सस्पेंडेड इन इट्स साइटोप्लाज्म। ओके, डीएनए से आरएनए मतलब द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द डीएनए इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए अकॉर्डिंग टू बेस्ड कॉम्प्लीमेंट्री रूल। तो इसमें एंजाइम इन्वॉल्व है, क्या नाम है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, ये सेंट्रल डोग्मा भी हम बता रहे हैं। आरएनए पॉलीमरेज सेंट्रल डोग्मा मैंने कभी बताया, बहुत सारे क्लास में बताते रहता हूँ। खैर, आपकी तो आज दूसरी क्लास ही, मैंने नहीं बताया। दिस इज आरएनए पॉलीमरेज व्हिच इज डूइंग दिस फंक्शन। ये आजकल मॉडर्न टाइम्स में आप ये प्रोसेस देखते हो, ऑब्जर्व करते हो। और आरएनए से what you get, the information contained in the RNA is used for the synthesis. RNA प्रोटीन में नहीं बदल रहा है। The information contained in और RNA सिर्फ बीच का मीडिएटर है। ओरिजिनल इंफॉर्मेशन कहाँ था? डीएनए में था, और आरएनए मैसेंजर है, दूत है। ये डीएनए का मैसेज लेके चला, साइटोप्लाज्म में आया, और वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस हुई साइटोप्लाज्म में, यूजिंग द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द आरएनए। किस तरह से इंफॉर्मेशन कंटेन्ड है? in the form of the sequences, ribonucleotide sequences। और बेस कम्प्लीमेंट्री रूल से आया, तो इसका मतलब ओरिजिनल इंफॉर्मेशन कंटेंट था डीएनए में। डीएनए में अगर एडेनिन था तो राइबोस आरएनए में यूरेसिल ऐड होगा एडेनिन के बदले। अगर डीएनए में थायमिन था तो आरएनए में क्या आएगा? एडेनिन आएगा। तो बेस कम्प्लीमेंट्री देख लोगे, आपको पता ही है। फिर आरएनए से इंफॉर्मेशन है प्रोटीन का, ये तो नॉर्मल देखते हैं। लेकिन वायरसेस जो हैं आज भी, ये उस समय भी कर रहे थे। कब? ड्यूरिंग द अर्ली एजेस ऑफ दिस इवोल्यूशन, अर्ली टाइम्स ऑफ द इवोल्यूशन, कि आरएनए was giving rise to DNA. The information contained in the RNA is used for the synthesis of DNA. आज भी हो रहा है ये, उस समय भी हो रहा था। आज कोरोना वायरस में आप देखते हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। HIV वायरस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसका जीनोम क्या है? आरएनए। तो आरएनए से डीएनए कैसे कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि उसको रेप्लिकेट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए डीएनए के रूप में जाना ही पड़ेगा, डीएनए बीच में बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसा मशीनरी नहीं है जो आरएनए से आरएनए, ये था पहले था शुरू में,
आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस कहता है कि आरएनए टू आरएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए वेयर देयर इन दोज टाइम्स। आज के डेट में हमको ये एग्जाम्पल नहीं मिलता है देखने को, ये हो सकता है ऑब्सोलीट हो गया हो ये पाथवे मैकेनिज्म आरएनए टू आरएनए, बट आरएनए टू डीएनए वी सी, और ये पहले भी था। इसमें कौन है एंजाइम इन्वॉल्व? आरएनए टू डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का जीन कोविड वायरस के जीनोम में भी है, एचआईवी वायरस के भी जीनोम में है। ठीक, आ रही समझ में मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो कोरोना वायरस क्या करेगा? सपोज करो, आइडियल कंडीशन लेके चलो, एक वायरस किसी के बॉडी में एंटर कर गया मान लो, अब इस वायरस का जीनोम जो है आरएनए है, और इसका जो हर वायरस का अपना अपना एक स्पेसिफिक होस्ट होता है, क्योंकि वायरस जो है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। इसको ना लिविंग कह सकते हैं ना नॉन लिविंग कह सकते हैं। ये जब किसी लिविंग सेल में जाएगा तब ये लिविंग बनता है, यानी उस समय क्या प्रॉपर्टी शो करता है, उस समय ये अपने जीन का एक्सप्रेशन शुरू कर देता है वायरस। ठीक है, आरएनए बनेगा, प्रोटीन्स बनेंगे, और फिर मेनी वायरस पार्टिकल्स, विरियन पार्टिकल्स बनेंगे। तो इसका जी पहले एक सेल का जो जीन है आरएनए आया यूजिंग इट्स यूटिलाइजिंग द सेलुलर मशीनरी। अब हर वायरस का अपना अपना स्पेसिफिक सेल है, जैसे कोविड वाले का सेल है चॉइस ऑफ सेल अल्वियोलर लंग सेल्स, क्योंकि ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंट्री होती है वायरस की। सेल क्यों वायरस को अपने अंदर करेगा? दिस इज द चैलेंज फॉर द इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम जो है वायरस इन्फेक्टेड सेल को एलिमिनेट करता है, उसके लिए अलग मैकेनिज्म है, बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है। नहीं तो क्या होता, वायरस जीने देता, सब मर जाते वायरस से। तो एक हमारा इम्यून सिस्टम उसको टैकल करता है। सर्दी खांसी का कॉमन कोल्ड का भी वायरस जो है वो डेडली हो सकता था। ओके, तो ये आरएनए जो है, क्या हम बता रहे थे, हाँ, तो एक सेल का आरएनए जो है वो आया आपका इन द सेलुलर मशीनरी। अब कोरोना का है तो इसने अफेक्ट किया अल्वियोलर सेल को, अल्वियोलर सेल को रिसेप्टर मीडिएटेड एंट्री हुआ, क्योंकि अल्वियोलर सेल के ऊपर जो बहुत सारे तरह के प्रोटीन्स हैं उसमें से सब कुछ कुछ रिसेप्टर्स हैं। वायरस जो है उसी को मिमिक कर लिया, एक रिसेप्टर को, उस रिसेप्टर का जो स्पेसिफिक लाइगेंड है उसको कॉपी कर लिया, और उस लाइगेंड को ये अपने सरफेस पर एक्सप्रेस कराता है वायरस। अब ये लाइगेंड और वो रिसेप्टर जो होस्ट का रिसेप्टर है, दोनों के इंटरेक्शन से, बाइंडिंग से इसको एंकरेज मिल जाता है वायरस को कि टू होल्ड द सरफेस ऑफ द होस्ट cell, and then it goes inside the cell by penetrating the plasma membrane। और एक बार सेल में आ गया, वायरस को सिर्फ क्या चाहिए? रेप्लिकेशन मशीनरी, ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी एंड ट्रांसलेशन मशीनरी, क्योंकि इसके पास अपना साइटोप्लाज्म नहीं है वायरस के पास। ये होस्ट का यूज किया, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन मशीनरी। वंस इट इज इनसाइड द सेल, तो सबसे पहले इसको जरूरत पड़ती है किसकी? ठीक है, किसकी जरूरत पड़ेगी? रेप्लिकेशन मशीनरी की। ये क्या करेगा? आरएनए से डीएनए में बन जाएगा, तब्दील हो जाएगा। Sir, what is ligand? Ligand is, there are many type of interactions in the biology that you will study. One is called as receptor। ये अच्छे से बन नहीं रहा है, माउस मेरा काम नहीं कर रहा है, तो मैं फिंगर से ही लिख रहा हूँ, तो ABCD थोड़ा आड़ा तिरछा होगा, उसका ध्यान समझ जाना आप। रिसेप्टर, रिसेप्टर जानते हो? नाम Nose सुने? is a receptor. हाँ रिसेप्टर का नाम नहीं? हाँ अच्छा अच्छा। हाँ सुने हैं। एंजाइम का नाम जानते हो? हाँ एंटीबॉडी। हाँ ठीक,
ये तीनों क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। दीज आर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स एंड ये तीनों जो है रिसेप्टर, एंजाइम एंड एंटीबॉडीज, ऑल दीज थ्री आर प्रोटीन्स, राइट? यस सर। प्रोटीन है, Yes. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। तो रिसेप्टर और किस तरह के प्रोटीन्स हैं? ये इंटरेक्शन करते हैं दूसरे प्रोटीन के साथ, या दूसरे प्रोटीन या दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं यह प्रोटीन। लेकिन ये इंटरेक्शन जो है स्पेसिफिक इंटरेक्शन है, नॉन स्पेसिफिक इंटरेक्शन नहीं है, स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। जैसे रिसेप्टर जो है वो जिसके साथ इंटरेक्ट करता है उसका नाम है लाइगेंड, LIGAND, लाइगेंड। ये जी है, जी लाइगेंड। लाइगेंड। एंजाइम जिसके साथ स्पेसिफिक इंटरेक्शन करता है वो उसको कहते हैं सबस्ट्रेट्स, ठीक है। और एंटीबॉडी जिसके साथ नॉन स्पेसिफिक इंटरेक्शन करता है उसको कहते हैं एंटीजन। सुने होंगे टर्म एंटीजन, एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन, रिसेप्टर लाइगेंड इंटरेक्शन, ठीक है। यस तो ये सर, वो जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर था और ये रिसेप्टर दोनों अलग है। एक रिसेप्टर, 10th में पढ़े थे जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। हाँ सुनिए, अलग है, समझे। रिसेप्टर कोई एक ठीक। तरह के नहीं होते हैं, समझे। इस दुनिया में ओके सर। या आपके कोई भी सेल का एग्जांपल ले लो, सपोज अगर आप आरबीसी ही, सिंपल आरबीसी एक बहुत ही सिंपल टाइप का सेल है ना, इसमें न्यूक्लियस है ना कुछ है। एक सिंपल सेल भी जो है आपके बॉडी में thousands of receptors will be present on that, on the surface of RBC. thousands of receptor होंगे, उस thousands में भी dozens of variety के receptor होंगे। समझ में आया? एक नॉन न्यूक्लिएटेड यूकैरियोटिक सेल के ऊपर भी। तो आप स्किन सेल या ओल्फैक्टरी जो अभी आप बात कर रहे हैं वहां पर क्या है, इपिथेलियल सेल्स हैं, उसकी तो बात छोड़ ही दीजिए, वहां भी हजारों तरह के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी में आपको अभी, क्योंकि आप अभी बायोलॉजी में न्यू हैं, तो आपको सिंपल टर्म से समझाया जाएगा, समझ रहे बात को। हजारों तरह के रिसेप्टर्स हैं। वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर अलग है जिसका काम है ऑल्फैक्शन से, और उस वह सेल जो है जिसके ऊपर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट है, वह सेल कम्युनिकेटेड है ऑल्फैक्टरी नर्व से भी, क्रेनियल नर्व से भी वो कम्युनिकेटेड है। तो उस स्टिमुलस के अगेंस्ट ऑल्फैक्शन जो हुआ, स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में क्या हुआ, रेस्पॉन्स जनरेट हुआ, और दैट रेस्पॉन्स इज कैरीड अवे बाय द नर्व एंड इट हैज बीन गिवन टू द ब्रेन। और ब्रेन जो है सिग्नल को एनालाइज करके आपको बता देगा कि ये फलाना चीज का गंध है, अच्छा ये खराब है। तो वो भी रिसेप्टर है वहां भी, ठीक है। तो ये कहने का मतलब हुआ बहुत तरह के रिसेप्टर हैं, और अल्वियोलर सेल्स पर भी बहुत तरह के रिसेप्टर। उन सारे रिसेप्टर्स में भी कोई एक रिसेप्टर को वायरस यूटिलाइज कर लिया है, और उस रिसेप्टर का जो स्पेसिफिक लाइगेंड है, उस लाइगेंड को ये एक्सप्रेस कराता है। जैसे किसी को फुसलाने के लिए, जैसे किसी डॉगी को आप बुलाते हो, रोटी देके तू 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 आ आ आ किया, तो उसी तरह ये वायरस जो है अल्वियोलर सेल के जो रिसेप्टर हैं उनका जो स्पेसिफिक लाइगेंड है, उस लाइगेंड को अपने सरफेस पर एक्सप्रेस करा के उसको बताया कि देखो हम स्पेसिफिक हैं आपके इंटरेक्शन के लिए, धोखा दिया वो। अब रिसेप्टर लाइगेंड इंटरेक्शन हो गया, फिर वायरस जो है सेल के अंदर चला गया। अब सेल के अंदर जाने के बाद क्या करेगा वायरस को सबसे पहले जरूरत पड़ेगी सबकी जरूरत पड़ेगी, ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी, रेप्लिकेशन मशीनरी, ट्रांसलेशन मशीनरी, तीनों की, ठीक है। तो पहले वायरस का अपना एक जीन होता है, जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जरूरी है आरएनए से डीएनए बनने के लिए, और यह एंजाइम जो है सेलुलर मशीनरी में नहीं। जैसे कोरोना वायरस एंटर किया लंग में, तो आरएनए से डीएनए बनने का जो एंजाइम है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये हमारे बॉडी में नहीं पाया जाता है,
हमको क्यों जरूरत पड़ेगी इसकी? हमको जरूरत नहीं है इसकी। हमारा सीधा जो सेंट्रल डॉगमा चल रहा है आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, वो ठीक है, सबसे हाईली इवॉल्व फॉर्म है। तो ये वायरस कैसे करेगा काम? तो इसने क्या किया, इसके जीनोम में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेन का जीन है वायरस के, खुद के अपने जीनोम में। आरएनए की, इसका जीनोम तो आरएनए है ही, इस आरएनए जीनोम के अंदर भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का जीन है, और इस जीन को वो एक्सप्रेस कराता है सेलुलर मशीन, ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी को यूज करके उसको एक्सप्रेस कराया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हुआ, समझे। और फिर डीएनए में तब्दील हुआ। डीएनए, एक बार डीएनए जब बन गया वायरस जीनोम का, तब ये डीएनए जो है रेप्लिकेट कर सकता है यूजिंग सेलुलर रेप्लिकेशन मशीनरी, क्योंकि आरएनए टू आरएनए रेप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। आरएनए बना डीएनए, अब डीएनए रेप्लिकेट किया, अब ये कितना भी ज्यादा मिलियंस ऑफ कॉपीज में, थाउजेंड्स एंड लाख्स ऑफ कॉपीज बन जाएंगे डीएनए के, वायरल जीनोम का जो डीएनए बना। अब ये डीएनए बहुत सारे बनने के बाद फिर ये डीएनए से यूजिंग सेलुलर मशीनरी, इसीलिए कितना नुकसान कर दिया सेल, हमारे सेल को, यूजिंग होस्ट सेलुलर मशीनरी क्या किया, डीएनए से फिर आरएनए, तो बहुत सारे डीएनए बन गए एक आरएनए से, थाउजेंड्स ऑफ डीएनए। अब ये सब डीएनए जो है एक एक आरएनए में तब्दील हो गया। अब देखिए डायरेक्ट कितना वायरस बन सकता है, एक एंट्री किया, अब थाउजेंड्स ऑफ आरएनए जीनोम्स आर नाउ देयर। तो एक वायरस से थाउजेंड्स ऑफ वायरस बन जाएंगे, लैक्स ऑफ वायरस बन जाएंगे, बहुत ज्यादा एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा। तो अब एम्प्लीफिकेशन होने के बाद ये सेल के अंदर भरा हुआ, एल्वियोलर सेल के अंदर, सेल को बर्स्ट आउट करके बाहर सेल को तोड़ दिया। अब जब इसका मटेरियल खत्म हो गया सारा, रेप्लिकेशन, आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी सब एग्जॉस्ट हो गया, और आरएनए भी बहुत ज्यादा भर गया वायरस का इसके अंदर पूरा। तो ये इसको ब्रेकआउट करके many viruses will emerge from this at the cost of this cell। ये पूरा सेल को चूस लिया और बहुत सारा वायरस बन गया। अब ये वायरस जो है फिर न्यू सेल को इन्फेक्ट करेगा, बगल वाले एल्वियोलर सेल को। फिर कैसे इन्फेक्ट करेगा, बहुत सारा नया वायरस बना, अब ये भी ललचाएगा इसको, मेरे पास देखो लाइगेंड है तुम्हारे लायक, जिससे स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगा। अब इसका फिर वही रिसेप्टर धोखा में आएगा। अब इंटरेक्शन हुआ, इंटरनलाइज हुआ, फिर इसका भी वही हाल होगा जो इसके जैसा होगा, और ये प्रोग्रेसिवली चलते रहे। जब तक चलेगा जब तक कि या तो वो ऑर्गेनिज्म का डेथ ना हो जाए, या वह ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई ऐसा सेकेंडरी मैकेनिज्म हो जो कि इससे फाइट करे वायरस इन्फेक्शन से। तो ऐसा है हमारे बॉडी में, है ऐसा मैकेनिज्म जो कि सेल से, इस सेल को ही मारता है, किल करता है, जिस सेल के अंदर वायरस है। कोई उपाय नहीं है, एक बार वायरस सेल के अंदर चला गया, तो सेल के बाहर रहता तब ना, वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में है, बॉडी फ्लूइड्स में है, ब्लड में है, तो उसको एलिमिनेट करने में आसानी होगी। लेकिन जब सेल के अंदर चला गया, वो घर में घुस गया, जैसे कोई आतंकवादी घर के अंदर घुस के गोली चला रहा है, जैसे कश्मीर में होता है, अगर रोड पर भाग रहा है गोली चलाते हुए तो पुलिस को ज्यादा दिक्कत नहीं, वहीं शूट आउट कर देगा। लेकिन अगर घर में घुस गया तो क्या करेगा, घर में छुप छुप के चला रहा, तो पुलिस के पास कुछ, सेना के पास ऑप्शन नहीं बचता है, वो पूरा घर को ही उड़ा देती है। इससे पहले कि वो छुप छुप करके गोली चला चला के इधर का कैजुअलिटी करे, उससे पहले पूरा घर को उड़ा दिया, घर भी उड़ा, उसके साथ वो भी उड़ गया। समझ में आ रहा है? तो अब हमारे सेल, हमारे इम्यून सिस्टम के पास ऐसा मैकेनिज्म है, आगे आप चल के आप लोग पढ़ोगे, कि पूरा का पूरा सेल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है जो कि वायरस से इन्फेक्टेड है। आया समझ में? ये थोड़ा सा डेविएट हुआ आपका टॉपिक, लेकिन जनरल नॉलेज के हिसाब से आपको ये सब जानना जरूरी है। कोई सवाल यहां तक?
नो सर। तो क्या बता रहे थे? फर्स्ट फिर से समझ लीजिए, पहले क्या हुआ, ए बायोटिक अर्थ था, इसको आप फ्लो डायग्राम में भी बना सकते हैं वैसे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ए बायोटिक अर्थ था, कब था ए बायोटिक, रुको इसको अच्छे से बनाते हैं। व्हाइट स्क्रीन शेयर कर दें, ये हटा दूं आपके नोट्स, ये दिख रहा है व्हाइट बोर्ड आपको? यस सर। यस सर। ऐसा है कि ये 5 मिनट के बाद क्लास, वो जूम का जो लिमिट है खत्म हो जाएगा, तो फिर ये जो अभी अभी ड्राइंग करेंगे वो चला जाएगा। अब तो मैं अभी एक काम करता हूँ, अभी क्लास को एंड करता हूँ, फिर से ज्वाइन करना आप लोग, तो 40 मिनट्स का टाइम रहेगा पूरा स्ट्रेच में, तो वो हो जाएगा। ओके चलो ज्वाइन करोगे अभी, ठीक है? क्लियर? यस सर।